तो देखिए, अभी हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे हिंदी व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का ऑब्जेक्टिव कराने के, जिसमें भाषा से लेकर के अंतिम तक के प्रत्यय कारक समास सब का होगा, वर्ण का, शब्द का, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला जो सभी के लिए ज़रूरी होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में दे रहे हैं उसके, या 12th क्लास के आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका, तो 12th क्लास के और 10th क्लास के सभी के लिए हिंदी व्याकरण में से जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा तो सब आप लोग करते रहिए। एक लाइन से बने बहुत सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सीरीज है, तो इसको हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करिए। और ये देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से है कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो एक जवान भाषा का मिलता है, तो इस तरह से इसका सी नंबर आंसर हो गया। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते रहेगा उसको हम बताते चलेंगे कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है। सो अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ खाली कबरी किसकी रचना है। तो इसके लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खाली कबारी, सॉरी गलती लगा था, खाली कबारी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की। तो इस तरह से कर लेना है और स्पीड में करेंगे, जिसको थोड़ा विश्लेषण करना होगा उसको हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है खाड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। तो उनका नाम है खुसरो। खुसरो जो जब सबसे पहले खड़ी बोली के कोई रचना किए थे, तो खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले क्या थे, भाषा चैप्टर में से। अगला देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, यानी कि हिंदी भाषा जो आया पहले किस किस भाषा से क्रम में आते गए। तो पहले पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अवहट भाषा से चलते गया है। तो इस तरह से हो गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। और 12th क्लास में आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसमें से भी संबंधित रहेगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और आगे देखिए, साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो जब इस साहित्य अपभ्रंश को कहा गया उसमें सिर्फ तो साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा। आगे देखिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या रखा गया, तो अपवहट रखा गया है। तो इस तरह से करते चल जाएंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, तो राजस्थानी भाषा का। हम बहुत सारा करने वाले, बहुत एक एक पॉइंट का सभी को रखा गया, एकदम इजी वाला, एकदम हार्ड वाला भी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या रहा है, तो सक्रांतिक काल रहा है। तो संक्रांति काल के चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है, तो राजा मंजू को कहे। तो भाषा से चैप्टर आप लोग जिसको नहीं पढ़े होंगे तो आपको पहली बार नजर आ रहा होगा, तो ध्यान से देते जाइए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाता है। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्पीड में देखते जाइए, बहुत ज़्यादा हम लोग को करना है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है, तो पैसाची के विरुद्ध में हुआ है, रूप में हुआ है। अगला देखिए, लिखा गया है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मगही भाषा में इसका उद्भव हुआ है। अर्धमगही अपभ्रंश किसका विकास हुआ है, तो इसे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमगही में मगही भाषा है इसका। तो भाषा से संबंधित कुछ कुछ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट में। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं है, तो क्या है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये सब सौरसेनी से। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, तो सिंधी भाषा का कहाँ से, तो बजर अपभ्रंश से ही लिया गया है। अगला देखिए, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्ध मगही से इसका हुआ है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो भारत मित्र को कहा जाता है। स्पीड में देखते जाइए। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष हुआ है, तो 1893 में इसका हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन कौन थे, तो शिव कुमार सिंह एवं बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो इसके हुआ काशी नगरी प्राचीरणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो इस तरह से इनका हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 में फोर्ट विलियम ने भाषाओं से संबंधित करने के लिए किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ है, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस
वर्ष सरस्वती पत्रिका संपादन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको किस रूप में कब नियुक्त किया गया था सरस्वती पत्रिका के लिए? तो इनको 1903 में नियुक्त किया गया था। स्पीड में आगे देखिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिए हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देते जाइए। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो इसको 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है। तो याद रखिएगा कब मिला है, 14 सितंबर 1949 को। अगला है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा, तो इनका लेखक है मदन मोहन मालवीय। तो इसे इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इनका क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया था? तो मदन मोहन मालवीय जी है। अगला देखिए, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये अष्टम भाषा में, यानी कि भारत में जो भाषाओं को संविधान बनाया गया है किस सूची में, अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसीलिए इसका पूछा गया कि भारतीय भाषाओं के संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं सूची में, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो उससे संबंधित है। ये आ गया कि अब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि में लिखना जरूरी है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी हो? तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है राजभाषाओं के, यानी कि भाषा का चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। और 343 से 351 तक के सभी अनुच्छेदों में भाषाओं के बारे में उल्लेख है कि सभी भाषाओं के बारे में लिखा गया है। अगला देखिए, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी कि भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाएं है, उस 22 भाषाओं में कौन से भाषा है जिसको नहीं रखा गया? तो देखिए, हिंदी, संस्कृत, डोगरी है, मैथिली है और असमिया है। लेकिन ये ब्रज भाषा जो है, ये ब्रज भाषा को संविधान के अनुसूची में नहीं डाला गया है। तो 22 भाषाओं में से ये ब्रज भाषा नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रज भाषा को नहीं। तो डोगरी, मैथिली, संस्कृत, असमिया और बांग्ला और कई तरह के हैं, तो सबका किया गया है, बाकी बात इसका नहीं है। आगे देखिए, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो 1961 में इसका किया गया शब्दावलियों के लिए कि वैज्ञानिक लोग शब्द का उच्चारण करेंगे। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाएं के रूप में 5 भाषाओं को जाना जाता है, जिसके हिंदी की उपभाषा कहा जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? यानी पूर्वी हिंदी में कौन नहीं है? तो ये बिहारी भाषा को पूर्वी बोली में नहीं काउंट किया जाता है। तो इस तरह से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी के हिंदी के लिए था, अवधी भाषा को पश्चिमी हिंदी नहीं कहा जाता। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा 5 है। तो पश्चिमी हिंदी बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कितनी है? तो ये अवधी और बेघली एवं छत्तीसगढ़ी है। तो ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ है। तो इस तरह से याद रखिए। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित है? तो ये सबको हिंदी बिहारी है, क्योंकि बिहार की भाषा है, तो इसलिए हिंदी बिहारी भाषा है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित है? तो बिहार की हिंदी भाषा। अगला है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो कौन भाषा से? तो उत्तरी राजस्थानी भाषा को इस सब इलाका में बोला जाता है, क्योंकि सब इलाका भौगोलिक दृष्टि से सब सटा हुआ है राजस्थान के, गुड़गांव, दिल्ली या करनाल। तो वहाँ पर ये जो और अहिरवाटी भाषा है वो किससे संबंधित है? तो उत्तरी राजस्थान से सटा हुआ है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी है, बहुत फेमस है, इनके बारे में जानते हैं। तो ये मैथिली में सभी साहित्य लिखते थे, तो इसलिए कहा मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो विद्यापति जी है, जो विद्यापति धाम से भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जानते होंगे। अगला देखिए, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है वहाँ के भाषा को? तो दुढ़ाड़ी भाषा है, तो पूर्वी राजस्थानी में। तो इस तरह से हो गया। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य एवं रीतिकाल साहित्य का सृजन हुआ है? तो ये लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस बोली में, तो जितने भी काव्य लिखा गया है कृष्ण भक्ति धारा पर रीतिकाल में, साहित्य में, तो सभी ब्रज भाषा में लिखते थे। तो इसीलिए जो इनका ब्रज भाषा है, तो रसखान जी के भी अगर बहुत सारा लिखा गया है, या
ये सूरदास जी कृष्ण काव्य पर बहुत सारे लिखे हैं, तो सब ब्रज भाषा में लिखे हैं, तो इसीलिए पूछा गया कौन से भाषा पे, तब ब्रज भाषा पे है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना की कवितावली किस भाषा की रचना है? देखिए तुलसीदास जो जितने भी अपने भाषा में जितने भी अपनी कविता लिखे या कवितावली जो पूरा संग्रह है, वो कौन सी भाषा में लिखी गई? तब ब्रज भाषा में, क्योंकि वो सभी अवध के उधर बगल के उत्तर प्रदेश में वहाँ की सब भाषा ब्रज भाषा में लिखते थे, जो दोहा के रूप में भी रहे या कविता, तब ब्रज भाषा होता था। अगला है शकुंतला नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, जो कुछ क्वेश्चन आ रहा है देखते रहे। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक, ये जो हमारे कालिदास जी है उनकी है, तो शकुंतला के लेखक कालिदास है, शायद उन्हीं की जो खड़ी बोली में अनुवाद की है, तो उसके लेखक का नाम अनुवाद करने वाला राजा लक्ष्मण सिंह। आज देखिए खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा मेरठ में। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाका वाला में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर मेरठ में इसकी खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कहे हैं जनपदीय हिंदुस्तानी के रूप में इसका प्रयोग किए हैं। अगला देखिए किस क्षेत्र में बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र में बोली को काशिका, याद रखिए क्या कहा गया? काशिका कहा गया है। तो काशिका कहा गया बनारस के क्षेत्रों में, वाराणसी जो क्षेत्र है उसमें बोली को काशिका कहा गया है। आगे देखिए पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पश्चिमी हिंदी जो है ये सौर श्रेणी में विकसित है, तो ये सौर श्रेणी हो जाता है। कुछ कुछ को डायरेक्ट करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो ये कन्नड़ भाषा जो है सो द्रविड़ परिवार का, ये इसलिए क्योंकि आप लोग को पता होगा द्रविड़ जो हमारे भारत के दक्षिणी पार्ट कहलाता है, वो सब जब भारत के इस वाला इलाका में इस सब को दक्षिणी कहा जाता है, दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया इधर की द्रविड़ शैली है। और यहाँ में जो परिवार उसकी भाषा, तो यहाँ पर कन्नड़ भाषा भी है कर्नाटक में, तो कन्नड़ भाषा है, तो इसीलिए कहा गया कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन है? तो कन्नड़। बाकी बात उड़िया बंगाल आसमा, तो ये हमारे उत्तर भारत के सब में कहते हैं इस तरह से पूर्व में, तो ये इसका था। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी कहा गया जो पश्चिम वाला साइड में जाने वाला है, तो उसकी कौन सी भाषा है? तो एकदम याद रखिएगा ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रज भाषा, जिसका भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। अगला देखिए खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हम लोग को मिलता है? तो प्रेम सागर में मिलता है। तो इस तरह से अब प्रेम सागर का लेखक सूरदास जी है, तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास जी पहले खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किए? तो प्रेम सागर में। और सूरदास देखिए यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारा सभी किताब इनका प्रेम सागर, सुख सागर, तो ये सब सूरदास के ही किताबों का नाम है, इसीलिए गया कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? तो प्रेम सागर में, यानी सूरदास ने की है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो 12th किताबों में क्वेश्चन आ भी जाता है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस के रचयिता है, तो अवधी भाषा याद रखिएगा। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ब्रज भाषा में कर देते हैं, ब्रज भाषा नहीं है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, इस तरह से। हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो उसको जब हिंदी के भाषा को बांटा गया भारत के कई इलाकों में, तो हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इस तरह से किया गया, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, इस तरह में से कहा गया है। तो जो ये हमारा छत्तीसगढ़ के भाषा है उसको किस में रखा गया? तो पूर्वी हिंदी में रखा गया है। तो इस मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली भाषा जो चला कहाँ से? तब मगही भाषा से चला है, तब मगही अपभ्रंश में कहा जाता है। मगही भाषा और मैथिली कुछ सेम चलती है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, ये देखिए, यानी कि तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका, तो कहा जाता है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? ये ब्रज भाषा में। तो तुलसीदास की ये ब्रज भाषा की है, तो इसीलिए ये ब्रज भाषा में है। तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास जी की विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला देखिए निम्नलिखित में से
बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बोलियाँ बोली जाती है, जो फेमस है उसमें से कहा जाता है कि कौन नहीं बोली जाती है। तो एकदम ध्यान से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है तो अवधी भाषा तो यहाँ की है, देख लीजिए तुलसी ब्रज भाषा भी हो जाएगा, खड़ी बोली सूरदास जी तीनों तो वहाँ की है। लेकिन मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि ये बिहार की भाषा है। तो इसीलिए कहा कि उत्तर प्रदेश की बोली कौन नहीं है, तो मैथिली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथिली हमारे है बिहार की भाषा और ये तीनों हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो गया डी, मैथिली भाषा। अगला है, कितना आसान क्वेश्चन की तरह लिखा गया है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको पता है कि ब्रह्म लिपि से, ब्रह्मी लिपि, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको देवनागरी, नंदी नागरी जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं उसमें है। तो इसकी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो ब्रह्म लिपि से हुई है। तो इसमें हमारे इतिहासों में मिलता है बहुत सारा। अगला देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो भारत की जितनी भी भाषाओं का जो विकास हुआ है कहाँ से निकल का है? तो अधिकतर ब्रह्म लिपि से है, जहाँ में से देवनागरी लिपि भी देखते हैं तो वो मराठी सब देवनागरी का ही सब प्रकार है। तो ये सब ब्रह्म लिपि से ही निकल के आया है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला देखिए, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी तो ईजी है कि बस हिंदी भाषा की लिपि पूछ रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो एकदम ईजी, बउआ से पढ़ते आ रहे हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये क्लास 10th में, 11th में, 12th में भाषा से जब आता है तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। तो बस ईजी कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। और किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है तो ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, बस लिपि पूछ देता है इस तरह से। और दो चार गो के नाम सुन लीजिएगा। और अगला देखिए, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? कितना फेमस मॉरिशस का प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी को तो जानते ही हैं। आप लोगों के बुक में मुंशी प्रेमचंद जी का पुष्किराज, जनवरी नाइट बहुत सारा मिल गया। 10th, 11th, 12th में इस तरह से पूछा जाता है। 9th में तो मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? एक दूसरे कवि को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, यानी कि प्रेमचंद से तुलना है। तो इनका नाम है अभिमन्यु अनंत। तो मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। अगला है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो वर्ष 2015 में आयोजित हुआ था, वो स्थल कहाँ पर हुआ था? तो अपने भारत के भोपाल में हुआ था, जिसमें बहुत सारे चर्चा किया गया था सभी हिंदियों पर, जो हिंदी की भाषा इधर उधर होती है उसके अनुसार से। तो इसीलिए कहा गया 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो भारत के भोपाल में। तो याद रखिए। अगला है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? इस तरह से तो बहुत सारे उपन्यास के लेखक ये पूछ देते हैं कि लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक है अभिमन्यु अनंत, जिसे मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो स्पीड में देखते जाइए। अगला है, इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं? यानी कि बस यही समझ लीजिए, पूछा जा रहा है कि कौन भाषा है जो बिहार में नहीं बोली जाती, कि बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो देखिए, अवधी स्पेशल उत्तर प्रदेश वाला पार्ट में हमारे नहीं बिहार में मिला, लेकिन मगही तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, भोजपुरी भी और मैथिली भी। तो ये सभी बिहार में है। और कुछ भाषा उत्तर प्रदेश में मगही या भोजपुरी तो है, लेकिन कहा गया कि जो बिहार में संबंध ही नहीं करता है, तो अवधी भाषा का थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। तो इसीलिए समझ लें कि बिहारी हिंदी से संबंध किसका नहीं है? तो अवधी भाषा का नहीं है। अगला देखिए, 65 नंबर में लिख दिया गया है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये सब अपभ्रंश छंदों से लिया गया, जो लिखा जाता था ये सभी अपभ्रंश है, जिसमें सभी हमारे ब्रज भाषाओं या अवधी भाषाओं में बहुत सारा मिला है। तो इस तरह से हो गया है आपका